जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 to 1605, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स का रूल रहता है एंड ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ मुगल अंपायर। ठीक है, नाउ अकबर वॉज born on 15th October 1542 at उमेरकोट, कई बुक्स में ये अमरकोट के नाम से आता है। एट द पैलेस ऑफ राणा वीरसाल, कई बुक्स में आपका इनका नाम राणा प्रसाद मिलेगा। ठीक है, तो वाइल हुमायूं वाज फ्लीइंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जब वो पर्शिया जा रहा था तो ऑन द वे ही स्टेड एट द पैलेस ऑफ राणा वीरसाल। राणा वीरसाल रूलर हैं उमेरकोट के, तो उनके पैलेस पे हुमायूं कुछ वक्त के लिए रुका हुआ था। वहीं पे अकबर का बर्थ हो रहा है ऑन 15 अक्टूबर 1542। प्लेस इज उमेरकोट और अमरकोट। ठीक है, नाउ आई टोल्ड यू कि एट अ वेरी यंग एज, अकबर अभी छोटा था, हिज फादर डाइड, so he became ruler, he was crowned at the age of 13 years। और ये भी आपके एग्जाम के लिए एक रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकता है। कुछ बुक्स में आपको ये 14 इयर्स भी मिलेगा, है ना, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि 13 इयर्स और 14 इयर्स दोनों एक साथ ऑप्शन में रहे। ज्यादा जो स्कॉलर्स का लीनिंग है वो 13 इयर्स पे है, और इनफैक्ट एमयू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था उसने भी करेक्ट आंसर जो है वो 13 इयर्स को ही माना था। बट स्टिल कुछ स्कॉलर्स 14 इयर्स मानते हैं, तो दोनों चीजें जहन में रखिएगा। अगर ऑप्शन में 13 नहीं दिख रहा है, 14 दिख रहा है, तो 14 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ही वॉज क्राउन्ड एट अ यंग एज ऑफ 13 इयर्स। अब इसकी जिंदगी के शुरुआती दौर में इसके कुछ गार्जियंस रहते हैं। अभी मैंने बताया कि व्हेन ही वाज बोर्न, जब इसकी पैदाइश हो रही है, तो उसके बाद यू नो हिज फादर हुमायूं एंड मदर हामिदा बानो बेगम, दे लेफ्ट फॉर पर्शिया, और अकबर यहीं रह जाता है। इनफैक्ट एक स्टोरी है कि इसका अंकल जो है कामरान, मैंने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, ही विल टेक कंट्रोल ऑफ अकबर, है ना। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इनकी मदर तो हैं हामिदा बेगम, हामिदा बानो बेगम, बट एक केयर टेकर भी है, आप फॉस्टर मदर कह सकते हो, जो इनकी मदर के एब्सेंस में इनकी केयर करती हैं, महम अंगा। महम अंगा, शी डिडंट गो टू पर्शिया, वो पर्शिया नहीं जाती है, वो अकबर के साथ यहाँ रुक जाती है। ठीक है, और जब ये यंग एज में रूलर बन जाता है 13 इयर्स के एज में, तो उस वक्त इनके गार्जियन जो थे, जो पॉलिटिकल एडवाइजर आप कह लो या पॉलिटिकल डिसीजंस में जो हेल्प करते थे, उसको रीजेंट कहते हैं। रीजेंट वाज बैरम खान। बैरम खान, नाउ हु इज बैरम खान? बैरम खान इज फादर ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना, जो इनके नवरत्न हैं अकबर के, अब्दुल रहीम उनके फादर हैं बैरम खान, और अकबर के इनिशियल ईयर में काफी हेल्प करते हैं। अकबर की मुगल एम्पायर की काफी अच्छी सर्विस है इनकी, राइट। एंड इनफैक्ट एक ट्यूटर भी थे जो जिनका काफी इंफ्लुएंस पड़ा अकबर की लाइफ में, हिज ट्यूटर अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ, तो ये कुछ पर्सनालिटीज हैं अकबर से रिलेटेड जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए जहन में रखना है। ठीक है, अब अकबर इज नोन फॉर हिज लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज, है ना। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज को हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। दीज मुगल्स they entered into matrimonial relationship with Rajputs, है ना। they
विथ राजपूत। तो इसका एक बेसिक रीजन, अगर सपोज करो कि क्वेश्चन आ जाए कि मुगल्स का जो राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप का मतलब शादियां करते थे, राजपूत फैमिलीज में शादियां करते थे। एक सोल पर्पस इसका ये था टू स्ट्रेंथन द मुगल अंपायर। मुगल अंपायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने राजपूत के साथ दोस्ती की, उनके साथ रिश्तेदारी की। ठीक है, ये एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। नाउ इन द ईयर 1562, in the year 1562, Akbar married the daughter of Raja Bharmal of Amber. He married daughter of राजा भारमल। अब ये राजा भारमल कौन है? ये अंबेर के रूलर हैं, अंबेर के रूलर है। यहां पे मैंने इनका नाम मेंशन नहीं किया डॉटर हैं कौन, क्योंकि हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो हैं इस टाइम पीरियड के वो क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं नाम को, है ना, बट बस ये मेंशन करते हैं कि वो राजा भारमल की बेटी है। अब इनका नाम क्या है वी आर नॉट श्योर, है ना। नॉर्मल जो लीजेंड्स हैं, मूवीज वगैरह हैं, वहां पे जोधाबाई दिखाते हैं, बट दैट्स नॉट हिस्टोरिकली एक्यूरेट। तो बस आप ये जहन में रखिएगा कि उसकी शादी जो हुई थी वो अंबेर के रूलर की बेटी से हुई थी, राजा भारमल की बेटी से हुई थी 1562 में। So this was an indication of his liberal religious views, है ना। इसके अगले साल ही 1563 में he abolished the pilgrimage tax, abolished the pilgrimage tax। पहले तीर्थ यात्रा पे जाने पे टैक्स लगता था, अगर रिलीजियस साइट विजिट कर रहे हैं उस पे टैक्स लगता था, इसने उसको एबॉलिश कर दिया। एंड टू एड ऑन उसके अगले साल 1564 में इसने जजिया को एबॉलिश कर दिया, एबॉलिश्ड जजिया। जजिया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एक टैक्स है, इस्लामिक टैक्स है, उसको 1564 में इसने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, नाउ इन द ईयर 1575, तीन साल हैं 1575, 1579 एंड 82। 1575, 15 एंड 1582, ये 3 साल 3 इंपॉर्टेंट चीजों से एसोसिएटेड हैं। पहला है आपका इबादत खाना। 75 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना एस्टेब्लिश किया, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 79 में ही इंट्रोड्यूस्ड महजरनामा। मैं बता रहा हूं अभी क्या है ये, ही इंट्रोड्यूस्ड महजरनामा। एंड फाइनली इन द ईयर 1582 ही इंट्रोड्यूस्ड द concept of तौहीद इलाही, तौहीद इलाही, also known as दीन इलाही, दीन इलाही, which is linked with the concept of सुलह कुल, सुलह कुल। अब देखो ये है क्या चीज, ये सारी चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी जो एक लिबरल सोच है रिलीजन को लेके उसको पोर्ट्रे कर रहा है ये, है ना। 1575 में फतेहपुर सीकरी जो इसने नया कैपिटल स्टैब्लिश किया है, वहां पे इबादत खाना बनवाता है। इबादत खाना है क्या? ये रिलीजियस डिबेट की एक जगह है, एक समझ लो एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे रिलीजन पे डिस्कशंस होता है, डिबेट होती है, बात होती है। तो शुरू में तो मुस्लिम थियोलॉजियंस को बुलाता था, बाद में ये डिफरेंट रिलीजन के लोगों को बुला के यहाँ पे डिबेट्स एंड डिस्कशन करता था। ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, व्हाई दिस पीपल आर ऑलवेज फाइटिंग। एक दूसरे की आइडियोलॉजी क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, क्या मसले मसाइल हैं, तो उनके ऊपर ये डिस्कशंस करता था। ठीक है, जब उसको ये रियलाइज हो गया, इबादत खाना के डिस्कशन से ये रियलाइज हो गया कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, है ना। रिलीजन में इनफैक्ट विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी इटसेल्फ देयर आर डिफरेंट सेक्ट्स, है ना, अलग अलग पंथ हैं और वो कभी एक कॉमन पॉइंट पे अग्री नहीं कर सकते।
तो उसने फिर 1579 में महजरनामा इंट्रोड्यूस किया। महजरनामा क्या है? महजरनामा एक डॉक्यूमेंट है, एक ऑर्डर है, एक ऑफिशियल ऑर्डर है, जिसके थ्रू रिलीजियस अथॉरिटी भी रूलर ने अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कोई भी रूलर है, बादशाह है, सुल्तान है, वो पॉलिटिकल हेड है ना, उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में ही इंटरफेयर करता है। रिलीजन के मैटर में कौन होते हैं? स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, उलेमा। इस्लामिक कंटेक्स्ट में उलेमा होते हैं, जो इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं। महजरनामा का जो ऑर्डर है, उसके थ्रू अकबर ने उनकी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली कि कभी भी अगर कोई रिलीजियस डिस्प्यूट होगा जिसमें कि एक किसी कंक्लूजन पे अगर ना पहुंच पाए, किसी एक फाइनल पॉइंट पे ना पहुंच पाए, तो जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो अकबर की होगी या रूलर की होगी। जो वो डिसीजन देगा वही फाइनल होगा। सो दिस डॉक्यूमेंट और दिस ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1579 और इसको पढ़ा गया था सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में। He recited the महजरनामा at फतेहपुर सीकरी in 1579। अब इन सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसका एक कॉमन पॉइंट इसने बनाने की कोशिश की, सुलह कुल। सुलह का मतलब क्या होता है? पीस, कॉम्प्रोमाइज, दो पार्टीज के बीच में सुलह कराना, है ना। सुलह कुल मतलब यूनिवर्सल पीस, सारे लोगों के बीच में कुछ एक कॉमन पॉइंट निकल के आए जिसके ऊपर की वो एग्री कर जाएं, है ना, जिसके ऊपर की वो एग्री कर जाएं। द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस इज नोन एज सुलह कुल, है ना। एंड इन दिस डायरेक्शन ही इंट्रोड्यूस्ड तौहीद इलाही और दीन इलाही इन द ईयर 1582। तो यहां से जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो इबादत खाना पे पूछ लेता है और दीन इलाही या तो सुलह कुल पे पूछ लेता है कि पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अकबर ने इंट्रोड्यूस की थी, है ना। बहुत ज्यादा इन डेप्थ आप मत जाइएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मसले वाली बात नहीं है। सिंपल टर्म्स में जहन में रखिएगा, एग्जाम में आप इजीली मार्क कर लेंगे। Now, I was telling you about certain important personalities in the court of Akbar, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में एक वर्ड आता है नौरत्ना, नौ रतन। नौ का मतलब 9, रतन का मतलब जेवल, है ना। तो नौ रतन जो हैं ये अकबर के कोर्ट के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, है ना, कुछ एक्सपर्ट्स हैं। अब इसमें मसला ये होता है कि अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग लोगों को नवरत्न में इंक्लूड किया है ना। तो कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है, कुछ बुक्स में आप देखोगे, जब इन नवरत्न की लिस्टिंग देखोगे तो आपको कुछ लोगों का नाम मिलेगा, है ना, तो एक लिस्ट मिल गई। अगर दूसरी बुक उठाओगे तो वहां पे कुछ लोग उसमें चेंज रहेंगे, है ना। तीसरी बुक उठाओगे वहां पे कुछ लोग चेंज रहेंगे। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ कॉमन पर्सनालिटीज के नाम यहाँ पे दे दे रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रेलिवेंट हैं, आप उनको जहन में रखिएगा। देखिए, कोई भी नौरत्न का, अकबर के नौरत्न से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आता है तो उसमें पहला नाम जो आता है वो यूजुअली बिरबल का आता है। अकबर का मिनिस्टर है बिरबल और इसका असली नाम महेश दास है। हिज नेम इज महेश दास and in fact he was a good poet। और इसकी पोएट्री की वजह से इसको एक टाइटल मिला कवि प्रिय, कवि प्रिय, ठीक है। बिरबल सारे नौरत्नों में इंक्लूडेड होता है। दूसरे नंबर पे राजा मान सिंह, राजा मान सिंह, है ना। राजा मान सिंह, इनफैक्ट ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट राजपूत इन द कोर्ट ऑफ अकबर, मोस्ट प्रोमिनेंट राजपूत इन द कोर्ट ऑफ अकबर। और इनफैक्ट राजा मान सिंह अकबर की वाइफ का कजिन है ना, तो एक तरीके से समझ लो कि साला है, राइट। तो उस वजह से भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है अकबर के कोर्ट में। बाकी ही इज अ वेरी गुड मिलिट्री कमांडर, है ना, एक अच्छा कमांडर है। एंड इनफैक्ट ही इज एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर 1576। और ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी किससे हो रहा है? इट इज वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप।
तो ये जो हल्दी घाटी की लड़ाई है, ये राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हो रही है। मुगल फोर्सेस को कौन लीड कर रहे हैं? राजा मान सिंह लीड कर रहे हैं, एंड द राजपूत्स आर लेड बाय महाराणा प्रताप। तो एक चीज आप जहन में रखिएगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, राजा टोडरमल। अभी हमने डिस्कस किया था राजा टोडरमल को, है ना। और राजा टोडरमल कौन है? ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर, एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल या कह लो रेवेन्यू मैटर्स हैं। टैक्सेशन का हिसाब किताब ये सारा कौन देखता था? राजा टोडरमल। और इनके बारे में बताया पहले, ये एसोसिएटेड थे शेरशाह सूरी से, बाद में इन्होंने अकबर के कोर्ट में स्टार्ट किया। और इनफैक्ट अकबर के जो रेवेन्यू सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दहशाला सिस्टम है या जब्ती बंदोबस्त है, आपका मैं बताऊंगा अभी ये सारी चीजें क्या है। दहशाला सिस्टम हो गया और जब्ती बंदोबस्त, ये सारी चीजें डेवलप किसने की? राजा टोडरमल ने की। ये मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, जब मनसबदारी सिस्टम आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए याद रख लीजिए कि अकबर के जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं उसको कौन डील कर रहा है? राजा टोडरमल कर रहे हैं। ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। उसके बाद है आपका अबुल फजल। दो भाई हैं, अबुल फजल एंड फैजी। तो अबुल फजल ही इज द कोर्ट हिस्टोरियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर। कोर्ट हिस्टोरियन क्या? ये ऑफिशियल हिस्ट्री लिख रहा है, मुगल्स की ऑफिशियल हिस्ट्री लिख रहा है। और ये हिस्ट्री इट इज कॉल्ड अकबरनामा। अकबरनामा पर्शियन में है, और अकबरनामा के 3 वॉल्यूम्स हैं। अकबरनामा की 3 बुक्स हैं, 3 वॉल्यूम्स हैं। और इन 3 वॉल्यूम्स में जो थर्ड वॉल्यूम है वो है एन ए अकबरी। और इनफैक्ट एन ए अकबरी के भी टोटल 5 वॉल्यूम्स हैं। अब ये अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप जहन में रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। एन ए अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल। इनफैक्ट एन ए अकबरी इज ए पार्ट ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा 3 वॉल्यूम में है, तीसरा वॉल्यूम जो है वो आईन ए अकबरी है, और आईन ए अकबरी खुद भी 5 वॉल्यूम्स में है। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से पिछले साल बीए के एंट्रेंस में पूछा था कि आईन ए अकबरी कौन सा वॉल्यूम है अकबरनामा का, है ना। तो इस चीज को आप जहन में रखिएगा। कोर्ट हिस्टोरियन, ठीक है। नाउ वी हैव फैजी। इनफैक्ट फैजी इज कंसिडर्ड एज द कोर्ट पोएट, राजकवि, है ना। ही इज एसोसिएटेड विथ अ नंबर ऑफ ट्रांसलेशन वर्क्स, है ना। अकबर के टाइम में बहुत सारी बुक्स का ट्रांसलेशन हो रहा है, संस्कृत बुक्स का ट्रांसलेशन हो रहा है पर्शियन में। उसमें फैजी का एक मेजर रोल है। ही इज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल का भाई है, हालांकि ये रेलेवेंट नहीं है, लिख लो, ब्रदर ऑफ अबुल फजल। और एक इंपॉर्टेंट बुक है जो इसने ट्रांसलेट किया है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, लीलावती। ट्रांसलेटेड लीलावती एक मैथमेटिक्स की बुक है, भास्कराचार्य की, संस्कृत में एंशिएंट इंडिया के दौरान लिखी गई है इनटू पर्शियन। इसको पर्शियन में इसने ट्रांसलेट किया। 3-4 बुक्स हैं जो इस पीरियड की इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल रामायण है, महाभारत है, अथर्ववेद है, लीलावती है। तो उसकी लिस्ट में एक दे दूंगा आपको, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आप एक नजर उस पर डाल लीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज फैजी। 6 पे आपके आते हैं अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम फेमस पर्सनालिटी हैं। ये ही इज सन ऑफ बैरम खान, सन ऑफ बैरम खान, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, स्कॉलर हैं अपने टाइम के, और एक्सपर्ट हैं कई सारे लैंग्वेजेस के। फॉर एग्जांपल अरेबिक, पर्शियन, टर्किश,
है ना। और इनके दोहे बहुत फेमस है, जैसे कबीर के दोहे हैं, वैसे रहीम के भी दोहे काफी फेमस हैं, नोन फॉर हिज दोहाज। स्कॉलर हैं ये, नोन फॉर कपलेट्स, है ना, बहुत सारे कपलेट्स लिखे हैं। रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, वो रहीमन कौन है, यही है अब्दुल रहीम। और ही गॉट द टाइटल ऑफ खाने खाना, टाइटल ऑफ खाने खाना। अब अब्दुल रहीम से एक कंसेप्ट, जो एक फैक्ट जो आपको जहन में रखना है, ही ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू पर्शियन। तो बाबरनामा मैंने बताया था, तुजुक बाबरी ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में थी, टर्किश में थी, है ना। सो ही ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू पर्शियन। बाबरनामा को इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट आप जहन में रखिएगा। नाउ वी हैव अनदर पर्सनालिटी, शेख मुबारक। शेख मुबारक, हु इज शेख मुबारक? ही इज फादर ऑफ फैजी एंड अबुल फजल। फैजी एंड अबुल फजल, ये भी स्कॉलर हैं। एंड इनफैक्ट शेख मुबारक इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन बिहाइंड महजरनामा। महजरनामा जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑर्डर है, उसको पीछे का दिमाग किसका है? शेख मुबारक का है ना। ब्रेन बिहाइंड महजरनामा। महजरनामा बनाने के पीछे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? शेख मुबारक का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेरी फेमस पर्सनालिटी, मियां तानसेन। मियां तानसेन, ही इज अ म्यूजिशियन, वेरी famous musician of the period, musician, and his original name was Ramtanu. Ramtanu, and his guru was Swami Haridas. Swami Haridas. तो इनफैक्ट तानसेन जो हैं, ये ओरिजिनली अकबर के कोर्ट में नहीं थे, ये रीवा के एक रूलर थे रामचंद, है ना, ये उनके कोर्ट में थे, वहां से फिर ये अकबर के कोर्ट में आते हैं, है ना। एंड हिज रियल नेम वाज रामतनु, ठीक है। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। एंड इनफैक्ट तानसेन इज नोन फॉर हिज ध्रुपद कॉम्पोजिशंस, है ना, ये एक तरीके का म्यूजिकल कंपोजिशन है, ध्रुपद। तानसेन एक लीजेंड है ना, ये सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा एक बार तानसेन के बारे में। इनफैक्ट एक तरीके से ये समझिए कि म्यूजिक में इनका नाम तो आता ही आता है ना। इस पीरियड के ये काफी इंपॉर्टेंट म्यूजिकल पर्सनालिटी है तानसेन। एंड फाइनली वी हैव मुल्ला दो प्याजा। नाम अजीब सा लग रहा है, कॉमेडियन भी था ये, मुल्ला दो प्याजा। ही वॉज एन एडवाइजर टू अकबर एंड ही इज नोन फॉर हिज विट। अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है इनको, मुल्ला दो प्याजा। और डोमेस्टिक मैटर्स पे ये एडवाइस करता था अकबर को। सर ये क्या बताया था? गुरु स्वामी हरिदास? गुरु स्वामी हरिदास? गुरु स्वामी नहीं, ये इनके टीचर, तानसेन के टीचर, गुरु। ओके, म्यूजिकल ट्रेडिशन में गुरु कहते हैं ना, स्वामी हरिदास। ओके 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 ओके। तो ये मैं मुल्ला दो प्याजा के बारे में बता रहा था। ही वॉज एन एडवाइजर ऑफ अकबर। तो देखो ये 9 नाम तो यहां कंप्लीट हो गए, लेकिन अब कुछ बुक्स में इनके अलावा कुछ वेरिएशंस आते हैं, तो 2-4 नाम आप नोट में लिख लेना, है ना। ये लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, बट 2-4 नाम जो हैं, आप जो अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं इस टाइम पीरियड के, उसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट बना के। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव राजा भगवान दास। राजा
भगवान दास। एंड हु इज राजा भगवान दास? ये मैंने बताया था राजा भारमल, जो अकबर के फादर इन लॉ हैं, बताया था 1562 में शादी हो रही है, राजा भारमल अंबेर के जो रूलर हैं उनके बेटे हैं ये राजा भगवान दास। राजा मान सिंह के कजिन है, राजा मान सिंह के ये कजिन है। तो कुछ बुक्स में इनको भी इंक्लूड किया जाता है नवरत्नों में, ठीक है। इसके अलावा आपके नकीब खान है। नकीब खान ये आर्टिस्ट हैं, बेसिकली ही वाज अ स्टोरी टेलर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ही वाज अ स्टोरी टेलर, आर्टिस्ट है। फकीर अजियाउद्दीन, he is also included in the list in certain books. He was an advisor on religious matters, advisor थे religious matters के अकबर को। and we have Hamim Hammam. He was a childhood friend of Akbar. He was a childhood friend of Akbar, है ना। तो इन लोगों का नाम भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अलावा अकबर के टाइम पीरियड में एक साइंटिस्ट है, एक पॉलीमैथ है ना, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, फतेहुल्लाह शिराजी। वी हैव फतेहुल्लाह शिराजी, पर्शियन था, शिराज का रहने वाला था, फतेहुल्लाह शिराजी। ही वॉज अ साइंटिस्ट इन द पीरियड ऑफ अकबर, साइंटिस्ट इन द पीरियड ऑफ अकबर। और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले कोई क्वेश्चन कर रहा था रिगार्डिंग तारीख इलाही या इलाही एरा, है ना। सो ही इज एसोसिएटेड विथ फतेहुल्लाह शिराजी इज एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ द तारीख इलाही, या जिसको आप इलाही कैलेंडर कह रहे थे। सो ही इज इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सारे लोग अकबर के कोर्ट से एसोसिएटेड है ना। बट इनके अलावा एक और स्कॉलर है जो इस पीरियड में लिख रहा है, ऑल्दो ही इज नॉट एसोसिएटेड विद अकबर, अकबर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। साइड नोट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और एक बहुत ही क्लासिक लिटरेचर लिख रहा है इस टाइम पे, रामचरितमानस, रामचरितमानस। और आप सब अब तक समझ गए होंगे ये कौन है, ही इज तुलसीदास। तुलसीदास, तो आप समझिए तुलसीदास जो है ये अकबर का कंटेम्परेरी है, इसे कोर्ट में नहीं है ना, इससे रिलेटेड भी नहीं है। बट ही इज राइटिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड एंड हिज लिटरेचर, हिज बुक इज रामचरितमानस एंड इट इज रिटन इन अवधी। लैंग्वेज कौन सी है इसकी, अवधी है ना। इसको भी आप साइड नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब ट्रांसलेशन वर्क्स जो हो रहे थे अकबर के टाइम पीरियड में, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही था, एक अलग इंस्टीट्यूशन था, मकतब खाना। मकतब खाना, मकतब खाना से आप समझिए हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। बहुत सारे ट्रांसलेशन वर्क्स हो रहे हैं इस दौरान। और फॉर एग्जांपल रामायण का ट्रांसलेशन हो रहा है संस्कृत से पर्शियन में, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। लीलावती मैंने डिस्कस किया, फैजी, ठीक है। अथर्ववेद, हाजी, लैंग्वेज में लिखी गई है, सारे पर्शियन में हो रहे हैं। सारी बुक्स जो हैं यहाँ पे, जो इस साइड लिखा है वो संस्कृत है, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है पर्शियन में। ओके सर। हाजी इब्राहिम सरहिंदी। आप स्कॉलर्स का नाम याद रखिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। महाभारत, देखिए महाभारत बहुत ही वॉल्यूमिनस है, तो कोई एक स्कॉलर एसोसिएटेड नहीं है इससे। इनफैक्ट
आप अबुल फजल का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसका अबुल फजल ने ही लिखा है। फैजी भी एसोसिएटेड है और भी दूसरे बहुत सारे लोग मिलके इसको कर रहे हैं, तो वो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन महाभारत का जो इन्होंने नाम दिया था रज्मनामा, है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि रज्मनामा जो है ये किसका ट्रांसलेशन है। रज्मनामा जो है ये किसका ट्रांसलेशन है? तो रज्मनामा महाभारत का ट्रांसलेशन है। रज्मनामा का मतलब है बुक ऑफ वॉर, बुक ऑफ वॉर। ये एक एस्पेक्ट जो है आप अपने जहन में रखिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल पंचतंत्र है, पंचतंत्र को भी फैजी कर रहा है। भागवत गीता है, तो भागवत गीता तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने किए हैं, फैजी ने भी किया है, अबुल फजल ने भी किया है, दारा शिको ने भी किया है, तो वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, उनमें नहीं जाना है। इतने नाम आप एटलीस्ट अपने जहन में याद रखिएगा, है ना। Now, apart from this house of translation, there was a house of painting. मुगल पेंटिंग काफी फेमस है, तो मुगल पेंटिंग को भी हम ब्रीफली देख लेते हैं। मुगल पेंटिंग का एक बैकग्राउंड है। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है ही फ्लीज टू पर्शिया, पर्शिया जाता है और पर्शिया से हेल्प लेकर वापस वो इंडिया आता है। तो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स उसके साथ दो पेंटर्स आते हैं, उसके साथ दो पेंटर्स आते हैं हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग। तो जो मुगल पेंटिंग का फाउंडेशन है, ऑल्दो वो हुमायूं के पीरियड में ही पड़ गया था, बट इसको पैट्रोनेज या मेजर सपोर्ट जो मिल रहा है वो किसके पीरियड में मिल रहा है? अकबर के पीरियड में। तो मुगल पेंटिंग से रिलेटेड पहली चीज जो आप जहन में रखिएगा वो ये कि मुगल पेंटिंग के ऊपर दो कल्चर्स का इंफ्लुएंस है ना। पहला है आपका राजस्थानी, दूसरा है आपका पर्शियन। तो राजस्थानी पेंटिंग का असर क्या है ये क्लियर है आपको, क्योंकि राजपूत के साथ इनके रिलेशनशिप थे, तो जाहिर सी बात है उनका कल्चर भी यहां इन्फ्लुएंस कर रहा था, राजस्थान में इनके रिलेशनशिप्स थे। प्लस पर्शियन, चूंकि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं मुगल पेंटिंग के, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, खास करके जो इंपॉर्टेंट पेंटर्स हुमायूं के साथ आए थे, अब्दुस समद एंड मीर सैयद अली, है ना, ये दोनों ही पर्शियंस हैं, है ना, पर्शिया से आए थे हुमायूं के साथ, और इन्होंने ही मुगल पेंटिंग की नींव रखी। बाकी अकबर के टाइम पे भी बहुत सारे पेंटर्स ने ज्वाइन किया इनको, फॉर एग्जांपल दसवंत एंड दसवंत एंड बसवन। So they laid the foundation of the, they developed Mughal painting during the reign of Akbar. हालांकि मुगल पेंटिंग का जो जेनिथ है, जो पीक है, वो जहांगीर के पीरियड में होता है। इनफैक्ट कुछ स्कॉलर जहांगीर के पीरियड को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, है ना, जहांगीर का पेंटिंग से काफी लगाव था। बट इसका फाउंडेशन जो एक बैकग्राउंड बन रहा है वो कहीं ना कहीं हुमायूं और अकबर के पीरियड में ही बन रहा है। तो अकबर से रिलेटेड ये चार पेंटर्स का नाम तो आप जहन में जरूर रखिएगा, और ये दो याद रखिएगा कि ये हुमायूं के साथ आए थे पर्शिया से, अब्दुस समद और मीर सैयद अली। ये लीड पेंटर्स हैं, हेड पेंटर्स हैं मुगल पेंटिंग के। इसके ऊपर किसका इंफ्लुएंस है? राजस्थानी और पर्शियन का। अब मुगल पेंटिंग की एक खास एलिमेंट है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग, अब ये मिनिएचर पेंटिंग क्या है? आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखिएगा। किसी बहुत बड़े सीन को छोटे से स्पेस में डिपिक्ट करना, है ना। फॉर एग्जांपल बैटल हो रहा है, पूरे बैटल फील्ड को एक 2x2 के स्पेस में शो कर देना, डिपिक्ट कर देना। मिनी का मतलब होता है छोटा, है ना। तो छोटे स्पेस में किसी पेंटिंग को अगर डिपिक्ट करते हैं तो उसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, वहां पे आपको कई सारे मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग। और ये मिनिएचर पेंटिंग ज्यादातर ये जो ट्रांसलेशंस हो रहे थे, फॉर एग्जांपल महाभारत का ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उसमें इन मिनिएचर पेंटिंग का यूज हो रहा है सीन्स को दिखाने के लिए, है ना। ये बसवन और दसवंत ये दोनों ही एक्सपर्ट हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के।
किसी सीन को शो करना है, लड़ाई का कोई सीन हो रहा है या किसी ऐसे सीन को शो करना है, तो वो मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू शो करते हैं। तो टेक्स्ट भी है और साथ में उसकी पेंटिंग भी है, उस पर्टिकुलर सीन की पेंटिंग भी है। आई इंकरेज यू टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी, और आप ये देखिए, अगर ये पॉसिबल होता तो मैं आप लोगों को दिखाता, काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज योर मुगल पेंटिंग्स आर कंसर्न। ठीक है, अब एक लास्ट एस्पेक्ट हमारा बच गया है, अकबर का आर्किटेक्चर, अकबर्स आर्किटेक्चर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अकबर्स आर्किटेक्चर, सबसे पहली चीज जो जहन में रखनी है वो तो ये कि ही बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, द सिटी ऑफ, वेट अ मिनट, फतेहपुर सीकरी। ही बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। ये शहर जो है, एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल टू फतेहपुर सीकरी। कुछ वक्त के लिए ये फतेहपुर सीकरी में कैपिटल इसने शिफ्ट कर दिया, और जाहिर सी बात है ये कैपिटल बना रहा है तो यहाँ पे भी इसने बहुत सारे पैलेसेस और बिल्डिंग्स बनाए। तो कुछ स्ट्रक्चर जो है, कुछ मॉन्यूमेंट्स आपको फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड मैं सेपरेट करके बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ का है टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ही इज ए सूफी सेंट। अकबर काफी मुतासिर था इनसे, सो ही द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, इट इज लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी। देन वी हैव द फेमस बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका मेडिवल टाइम में, मेडिवल पीरियड में, मुगल पीरियड में, इट इज हैविंग द लार्जेस्ट आर्क। आर्कवेट स्टाइल जो है ये मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। ये जो पोर्शन है ये है ना, बुलंद दरवाजा का इस पीरियड के मॉन्यूमेंट्स में सबसे बड़ा आर्क है। इट इज हैविंग दी लार्जेस्ट और बिगेस्ट आर्क ऑफ मेडिवल आर्किटेक्चर, पहली चीज। दूसरी चीज, this monument was built to celebrate the victory over Gujarat. Akbar's victory over गुजरात। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि बुलंद दरवाजा किस ओकेजन पे बना था। सो टू कमेमोरेट दी विक्ट्री ओवर गुजरात। ठीक है। Now, apart from that, there are a number of palaces located in Fatehpur Sikri. For instance, the Panch Mahal. We have the Birbal Palace. We have the Man Singh Palace. Mariam Mahal. We have Harun Minar or Hiran Minar. In fact, Harun was the elephant of Akbar, है ना। इसकी याद में वो हारून कोई पर्सन नहीं है, ये अकबर का हाथी था, एलिफेंट, है ना, उसका फेवरेट था। सो ही इन हिज मेमोरी ही बिल्ड दिस मीनार, हारून मीनार, एलिफेंट ऑफ अकबर। So these are the monuments which you have to remember at least for your exam, right? Now, apart from this, Akbar built a number of forts. किले बनवाए थे। तो 4 फेमस किले जो अकबर के हैं, आगरा का किला आप लोगों ने विजिट भी किया होगा, काफी फेमस है, फोर्ट ऑफ आगरा। वी हैव फोर्ट एट इलाहाबाद, वी हैव फोर्ट एट लाहौर, एंड देन वी हैव फोर्ट एट अजमेर, है ना। इसको आप सेपरेटली याद करिएगा फोर्ट्स को, है ना। 4 फोर्ट्स एटलीस्ट आपके जहन में रहने चाहिए अकबर के, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर एंड अजमेर। ठीक है। नाउ
apart from this, you can remember Jahangiri Mahal. He built Jahangiri Mahal at Agra. Jahangiri Mahal at Agra. So these are some of the monuments associated with Akbar, architecture of Akbar, right? ये कैटेगराइज करके ही आप याद करिएगा, आपको आसानी होगी एग्जाम में, है ना। फोर्ट्स को अलग कैटेगराइज करिएगा और फतेहपुर सिकरी की बिल्डिंग्स को अलग कैटेगराइज करिएगा. इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. नाउ अकबर डाइड इन 1605. He died in the year 1605 and he was buried at a place near Agra. The name is सिकंदरा, है ना. अकबर का जो मकबरा है, मौजोलियम है, इट इज इन सिकंदरा. ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है आपके एग्जाम का, ठीक है. सो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड.